दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य की विधाएं। ठीक है, जितनी भी विधाएं पढ़ी थी सभी विधाएं पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम हिंदी गद्य के विकास का परिचय पढ़े थे। ठीक है, इस क्लास में हम हिंदी गद्य की विधाएं पढ़ेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं जो बिना टाइम वेस्ट किए। पहला टॉपिक है निबंध। निबंध किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। निबंध वह गद्य विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण स्वच्छंद एवं स्वव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। बस इतना याद कर लीजिए, याद मत कीजिए, बस इतना समझ लीजिए, बात खत्म। निबंध वह गद्य विधा है, गद्य की विधा है। ठीक है, पद नहीं है, ये गद्य है। ठीक है, जिसमें लेखक सीमित आकार में, जो बड़ा आकार में होता है उसमें नहीं, छोटा सा आकार में किसी विषय की स्वर्गीण, उसकी अच्छाई, उसकी स्वच्छंदता एवं उसकी स्वव्यवस्थिता और व्याख्या बताता है या प्रस्तुत करता है। गद्य की नवीन विधाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी का, बस इतना पता होनी चाहिए। गद्य की कसौटी किसे कहते हैं, निबंध को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। निबंध का प्रयोग दार्शनिक तथा बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिए होता था, किंतु आधुनिक हिंदी निबंध संस्कृत के निबंध से पूर्णतया भिन्न है तथा अंग्रेजी के ऐसे के अधिक निकट है। गद्य की भाषा की अभिव्यंजता शक्ति का सबसे अधिक प्रसार इसी विधा से होता है। इसके विषय की सीमा मानव जीवन के समान ही विस्तृत है, यद्यपि इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। ठीक है, तथापि उसका संबंध हृदय तत्व से बना रहता है। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। यह निबंधकार की मानस का उस समय का चित्र है जिस समय वह किसी विषय से प्रभावित होता है। इसमें लेखक किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या तथा मूल्यांकन करता है। विषय तथा शैली के अनुसार इसके 4 भेद हैं। ठीक है, इसके 4 प्रकार हैं विषय और शैली के अनुसार। देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला समझते हैं। पहला, विचारात्मक निबंध क्या होता है। ठीक है, विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है तथा विचार कस कर भरे जाते हैं। इसमें तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण एवं गवेषणाएं का आधिपत्य होता है तथा विषय भी अधिकांश में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। इसके लेखन के लिए चिंतन, मनन तथा अध्ययन की अधिक अपेक्षा होती है। प्रस्तुत संकलन में रामचंद्र शुक्ल कृत मेटता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति इसी प्रकार का निबंध है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए जो आपकी किताब में है, पहला लेसन जो मित्रता है और भारतीय संस्कृति है, ये इसी प्रकार का, इसमें चिंतन, मनन और अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद से लिखा जाता है, इसमें विचार किया जाता है। ठीक है, अधिकतम विचार, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, अधिक प्रकार की विवेचनाएं भी होती है। ठीक है, इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता, एकदम बुद्धि और दिमाग लगाकर किया जाता है। ठीक है, इसमें विचार पूरी तरह से कस कर भरे होते हैं। ठीक है, तर्कपूर्ण, विवेचन, विश्लेषण आदि किया जाता है। दूसरा निबंध देखते हैं। दूसरा निबंध है वह है भावात्मक निबंध। ठीक है, वह है भावात्मक निबंध। ठीक है, इन निबंधों में हृदय तत्व अथवा रागात्मक का प्राधान्य होता है। इसमें हृदय तत्व यानी राग का प्रधानता होती है। ठीक है, इनका लक्ष्य पाठकों की बुद्धि अपेक्षा उनके हृदय को प्रभावित करना है। ठीक है, उनके बुद्धि को नहीं, उसके हृदय को प्रभावित करना है भाव से। ठीक है, इसकी भाषा सरल, सुंदर, ललित तथा मधुर होती है तथा भाव को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए कल्पना तथा अलंकारों का भी समुचित प्रयोग किया जाता है। इनका वाक्य विन्यास सरल तथा शैली कवित्वपूर्ण होती है। इतना बात समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। वर्णनात्मक पूर्ण निबंध कौन सा होते हैं, वर्णनात्मक निबंध कौन होते हैं, यह भी देख लेते हैं। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृष्टि यानी दृश्य या फिर दृश्य कह लीजिए आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षण, सरस तथा
रमणीय तो नहीं है लेकिन स्मरणीय जरूर है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ठीक है, हो गया। स्मरणीय रूप में वर्णन होता है। इनकी शैली दो प्रकार की होती है, एक में यथार्थ वर्णन तथा दूसरी में अलंकृत वर्णन होता है। अर्थात वर्णन सूक्ष्म निरीक्षण तथा निजी अनुभूति के आधार पर होता है तथा अलंकृत वर्णन में कल्पना का प्रयोग होता है। इन निबंधों में चित्रात्मक रोचकता, कौतूहल तथा मानसिक प्रत्यक्षीकरण कराने की क्षमता होती है। इनकी शैली भी प्राय सरस, सुबोध तथा सरल होती है। यह भी आसान है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, यह पूछता नहीं है, केवल थोड़ा सा जानना जरूरी है। केवल निबंध 6 नंबर का पूछता है, या परिभाषा और वैसा कुछ नहीं पूछता, बस थोड़ा सा बेसिक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। विचारात्मक तो नहीं है, ठीक है। व्यूहात्मक निबंध है, ठीक है। 4 निबंध होते हैं। विचारात्मक पहला निबंध, भावात्मक, वर्णनात्मक, व्यूहात्मक, ठीक है। इन निबंधों में प्राय ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाएं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है। इनमें आख्यानात्मक का पूत रहता है तथा विषय वस्तु के प्रत्येक ब्यौरे का सुसंबद्ध विवरण रोचक, हृदयग्राही तथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उनकी शैली सरल, आकर्षक, भावानुकूल, व्यवहारिक तथा चित्रात्मक होती है। प्रस्तुत संकलन में अजंता इस प्रकार के निबंध का उदाहरण है, जिसमें किसी प्रकार का विवरण दिया जा रहा है, जैसे कि हम यह काम करते हैं या नहीं करते हैं, कोई किसी भी प्रकार का विवरण दिया जाए उसे विवरणात्मक निबंध की तरह दिया जाए, उसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें एक लेसन है, लास्ट लेसन जो अजंता है, 7वां लेसन, वही इस प्रकार का निबंध है। अगला देखते हैं। अगला आपका विधा है, वह है कहानी, ठीक है। कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहानी उस गद्य विधा की रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श, चरित्र, भाव या गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मर्मिक अभिव्यंजता करता होता है। इसका दोस्तों, यह तो आप जानते हैं कहानी किसे कहते हैं, रोज़ कहानी सुनते होंगे गाँव में, कहीं भी दोस्त कहता, कहीं भी आप कहानी ज़रूर सुनते होंगे, कहानी का नाम ज़रूर सुना है। जो कहानी सुनते हैं उसी को कहानी कहते हैं। कहानी यह भी एक गद्य की रचना है, बातों को ही कहानी करते हैं, बना दिया जाता है, ठीक है। यह किसी पात्रों के चरित्र चित्रण, रचनाओं या घटनाओं के माध्यम से समाज की किसी चरित्र आदर्श का प्रस्तुत करता है, इसी को कहानी कहते हैं, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। कहानी, इसका शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है, जो कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की व्यंजता करने में समर्थ होता है। कहानी तथा उपन्यास की विधा एक दूसरे से भिन्न है। कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है जो बड़े से बड़े भाव की व्यंजता करने में समर्थ होती है। इसका आरंभ और अंत कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण होता है। विषय वस्तु के आधार पर हिंदी की कहानियों का विभाजन इस प्रकार से हो सकता है: ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी, दार्शनिक, प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान आदि। कहानी के तत्वों में किसी एक की प्रधानता के आधार पर इनका विभाजन घटना प्रधान, भाव प्रधान तथा वातावरण प्रधान के रूप में किया जाता है। कहानी लेखन में प्राय कथात्मक, आत्मचरित्र प्रधान, पत्रात्मक, डायरी, नाटकीय, मिश्रित आदि शैलियों का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र यशपाल, अज्ञेय, शिवानी, कृष्णा सोबती आदि कुछ प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इस संकलन में रखी गई प्रसिद्ध प्रसाद की कहानी ममता एक श्रेष्ठ कहानीकार की शैलीगत विशेषताओं का परिचय देती है, ठीक है। ममता जो आपकी दूसरा लेसन है वही है, ठीक है। इसके बाद से जो है लघु कथा, यह तो बहुत आसान है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। लघु कथा गद्य के क्षेत्र में लघु एक धीरे धीरे, ठीक है, लघु कथा धीरे धीरे एक विधा के रूप में स्वयं को स्थापित करती जा रही है। इसमें
आधुनिक संवेदना की गहरी पीड़ा दिखाई दे रही है। लघु कथा के कथाकारों में राजेंद्र यादव, चित्रा मृदुगल, विष्णु नागर, असगर वजाहत, रमेश बत्रा के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद है। विधा है एक लघु कथा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद है भेंट वार्ता। देखते हैं यह भी क्या है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भेंट वार्ता क्या है। भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू नाम प्रचलित हैं। इंटरव्यूज का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक दृष्टिकोण। इस प्रकार भेंट वार्ता वह विधा है जिसके माध्यम से भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन में प्रश्नों के झरोखे से झांक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समझ प्रस्तुत करता है। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह जितने भी आते हैं सब भेंट वार्ता में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। समझ में आ गया इतना, आगे देखते हैं। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी। हिंदी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रकार की भेंट वार्ताएँ लिखी गई है। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वाले में पद्मश्री शर्मा, कमलेश और रणवीर रंगा के नाम उल्लेखनीय है, और काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वाले में राजेंद्र यादव, चेखव एक इंटरव्यू और लक्ष्मीचंद्र जैन, भगवान महावीर एक इंटरव्यू उल्लेखनीय है। भेंट वार्ताएँ छायोत्तर युग में ही लिखी गई हैं। शिवदान सिंह चौहान और रामचंद्र महेंद्र ने भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। उपन्यास क्या है। ठीक है, देखते हैं आगे। उपन्यास का नाम तो आप भी सुने होंगे। ठीक है दोस्तों, उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्तमान हिंदी साहित्य की सर्वप्रिय विधा है। जितना भी है सबसे प्रिय विधा है मानी जाती है। उपन्यास के स्वरूप में हिंदी साहित्य के सभी विधाओं की सर्वनिहित जितना भी है सर्वनिहित कहने की क्षमता उपन्यास में कथा तो है ही, साथ ही अक्सर आने वाले काव्य की भी भावुकता और संवेदना जागृत कर पाठकों को तल्लीन करता है। ठीक है, तल्लीन करता है उपन्यास। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। ये बार परीक्षाओं में पूछता है, 100% पूछता है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इस युग के उपन्यास में गंभीरता का प्राय अभाव है तथा वे घटना प्रधान है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता सतंती और भूतनाथ। यह तो फिल्म भी है भूतनाथ। ठीक है, वही उपन्यास है चंद्रकांता सतंती, यह भी है। ठीक है, गोपाल दास गहमरी, नए बाबू, चतुर चंचला, किशोरी लाल गोस्वामी, तारा, सुल्ताना, सोना और सुगंध, यह सब उपन्यास ही हैं। और मुंशी प्रेमचंद्र के तो और ज़्यादा लोकप्रिय हैं, वह भी देख लेते हैं। प्रेमचंद्र युग में मुंशी प्रेमचंद्र ने सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण जैसे सशक्त उपन्यास हिंदी को दिए हैं। इनके अतिरिक्त इस युग के प्रमुख उपन्यासकार आचार्य शत्रुसेन शास्त्री, विशंबर शर्मा कौशिक, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा आदि हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास इस प्रकार है। जैनेन्द्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र, तीनों है। ठीक है, जैनेन्द्र के द्वारा। इला चंद्र जोशी, जहाज का पंछी, घृणापथ, अज्ञेय, शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप। इस युग के अन्य उपन्यासकार हैं यशपाल, राघव, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अस्क, परेश्वरनाथ रेणु, रामदर्श मिश्र, राही मासूम रजा, शिवानी, शैलेश मातियानी, उषा प्रियवंदा आदि। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, आलोचनाएं। ठीक है, यह भी देख लेते हैं। ठीक है,
तो आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, इतना पता है। आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ तथ्य आदि की परख सही रूप में करना या उसे भली प्रकार देखना, इतना याद है काफ़ी है। किसी पदार्थ, किसी कोई भी पदार्थ हो या तथ्य आदि की परख सही रूप में करना ही आलोचना कहलाता है। उसे भली प्रकार से देखना भी आलोचना कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, इतना पता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भली भांति देखने से ही किसी वस्तु के गुण दोष प्रकट होते हैं। जो देखता है उसी को गुण और दोष, जितने भी अच्छाई बुराई है, प्रकट होगा देखने से ही। इसलिए किसी साहित्यिक रचना या सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करते हुए उसके गुण दोषों को प्रकट करना उसकी आलोचना कहलाता है। इतना ही सिर्फ याद करना है, ठीक है। किसी साहित्यिक रचना या सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करते हुए उसके गुण और दोषों को, ठीक है, प्रकट करना उसकी आलोचना कहलाता है। इतना याद है, काफ़ी है। आगे देखते हैं, ओके। यद्यपि भारतेंदु जी के समय में ही अनुदित पुस्तकों की समीक्षाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, किंतु हिंदी आलोचना की अविच्छिन्न परंपरा का सूत्रपात द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होता है। कालिदास की निरंकुशता में द्विवेदी जी ने गुण दोष दिखाने वाली शैली में भाषा और व्याकरण के दोषों का संग्रह किया है। इसी युग में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम से एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित किया था, ठीक है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो बना दूंगा इस पर, अगली वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग दृष्टा आलोचक रहे हैं। शुक्ल जी के साहित्य के सभी अंगों का सैद्धांतिक विवेचन करके एक संपूर्ण साहित्य शास्त्र का निर्माण किया। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी पुस्तक साहित्य लोचन में साहित्य सिद्धांतों का और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य में विश्व के साहित्य प्रमुख अंग्रेजी साहित्य का गंभीर विवेचन किया है, ठीक है। देख लेते हैं और आगे। प्रगतिवादी युग के प्रमुख आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह आदि हैं। इलायत चंद्र जोशी, अज्ञेय और एक सीमा तक नील बिलोचन शर्मा आदि मनोविश्लेषणात्मक आलोचना के प्रमुख लेखक हैं। आधुनिक साहित्य और नई कविता के आलोचकों में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि के नाम विशेष महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, विशेष महत्वपूर्ण दिया, ठीक है। आगे क्या है, नाटक, ये भी देख लेते हैं नाटक क्या है, ठीक है। नाटक तो आप सुने ही होंगे, नाटक क्या होता है, ठीक है। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। रंगमंच पर, ठीक है, रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से, ठीक है, तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाले दृश्यात्मक साहित्य रचना को नाटक कहते हैं। नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। नट यानी अभिनेता से संबंध होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। इतना समझ में आया ना। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी यानी ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है, ठीक है, इसका पर्याय बन गया। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शुक्लोत्तर यानी छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग में
लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया है। ठीक है, इतने याद है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है एकांकी। एकांकी किसे कहते हैं यह भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एकांकी देख लेते हैं। नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और इसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मृत्यु करके कर दिया जाती है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावादियों से माना जाता है। सामान्यतः श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान, रेशमी टाई तथा उपेंद्र अस्क के तौलिए, अंधी गली प्रमुख एकांकी है। ठीक है, एकांकी में इतना याद रखिए कि एकांकी में कम पात्र होते हैं, एक से 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नाटक में पात्र होते हैं। ठीक है, 10-20 जितना हो सकते हैं पात्र, जितना होते हैं उतना इसमें अधिक पात्र होते हैं, इसमें कम पात्र होते हैं, कम लोग काम करते हैं, इसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, अब आता है जीवनी। ठीक है, जीवनी क्या है, जीवनी भी देख लेते हैं। जीवनी यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, जिसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी बात तथा बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके अंतरंग जीवन से परिचित ही नहीं हुआ होता। वरन तदा स्तंभ भी स्थापित कर लेता है। जीवनीकार जीवनी में प्राय उन स्थलों पर विशेष बल देता है जिनके द्वारा पाठक प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को अधिक उन्नतिशील बनाने में समर्थ हो सके। जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब जीवनीकार को उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्वरूपों, तथ्यों तथा घटनाओं का निजी तथा पूर्ण ज्ञान हो। जीवनी में जहाँ तक एक ओर साहित्यिक जैसी प्रामाणिकता तथा तथ्यपूर्णता होती है, वहीं दूसरी ओर वह साहित्यिकता के तत्वों से पूर्ण होती है। हिंदी की जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने में जितने लेखक हैं उनका नाम है गुलाब राय, रामनाथ सुमन। ठीक है, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृता राय आदि जीवनीकार उल्लेखनीय है। इसके बाद क्या, इसके बाद है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा यह विधा भी जीवनी के समान ही लोकप्रिय है। इसका लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष लिखता है। आत्मकथा तो मतलब स्वयं, यानी स्वयं की कथा लिखना, इसको आत्मकथा कहते हैं। और इसमें दूसरे की कथा लिखना जीवनी कहलाती है। ठीक है, इतना याद रखिए, समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पाठकों के समक्ष जितनी भी सामने है वो आत्मीयता के साथ रहता है। ठीक है, इसके साथ रखता है। यह संस्मरणात्मक होती है। ठीक है, लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा दशाओं में अपने मानसिक तथा भावात्मक विकास की कहानी स्वयं लिखता है, यानी स्वयं कहता है। उसका यह वर्णन उसके जीवन काल की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में होता है। वह अपने जीवन में घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं तथा मर्मिक घटनाओं का ही क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत नहीं करता, वरन अपने जीवन पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का भी उल्लेख करता चलता है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है, तथा यह भी बताता है कि अपने समय की विचारधारा को उसने क्या निजी योगदान दिया है। महापुरुषों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों का मार्गदर्शक करती हैं तथा उन्हें प्रेरणा देती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इस सृष्टि से एक महत्वपूर्ण कृति है। साहित्यिक आत्मकथाएं में हरिवंश राय बच्चन तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृतियाँ उत्कृष्ट मानी गई हैं। ठीक है,
इसके बाद है पत्र साहित्य, यह भी एक विधा ही है, इससे भी देख लेते हैं यह कौन सी विधा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है क्या? चलिए देखते हैं। जब कोई लेखक अपने मित्र, परिचित अथवा अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और अपनी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर तथा उसके प्रति उचित आदर सम्मान या स्नेह का भाव प्रकट करते हुए निजी तौर पर पत्र लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तो वह पत्र साहित्य का सृजित कर होता है। पत्र साहित्य समझ में आया? जैसे कि कोई व्यक्ति है, नहीं जानता है कौन है, बस इतना जानता है वह कोई है, उसे पत्र लिख के भेजता है और उसकी प्रतीक्षा में रहता है। ठीक है, उसी को पत्र साहित्य कहते हैं। उचित आदर सम्मान, जैसे कोई जिलाधिकारी के पास पत्र लिख के भेजता है या फिर कहीं भी लिखकर अधिकारी के पास, उसे जानता उतना नहीं है, परिचित नहीं है, अल्प परिचित है, इसलिए जैसे आप प्रिंसिपल के पास लिखते हो वैसे ही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पत्र व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सार्वजनिक भी। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजे जाने वाले पत्र प्राय सार्वजनिक पत्रों को लेकर लिखे जाते हैं। ठीक है, समूहों द्वारा लिखे जाते हैं, सार्वजनिक पत्र इसमें लिखे जाते हैं अधिकतर। साहित्यिक दृष्टि से वे पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो तत्काल प्रकाशनार्थ नहीं लिखे जाते, वरन दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति होते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों की जो सहमति होती है उसी के बाद लिखे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से ऐसे पत्रों को कुछ काल के बाद प्रकाशित किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग में ही हो गया था। महात्मा मुंशी राम ने स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन सन 1904 में प्रकाशित कराया था। 1904 में कराया था। ठीक है, छायावादी युग में राधा कृष्ण आश्रम देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन किया गया था। छायावार्तर युग में पत्र साहित्य के संकलन और प्रकाशन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस क्षेत्र में वैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पद्मश्री शर्मा के पत्र, वियोगी हरि द्वारा बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र तथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है डायरी, यह भी इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, यह क्या है? तो यह है डायरी लेखन कला का। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। डायरी लेखन कला का प्रारंभ यानी आरंभ लगभग सन 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1930 में लगभग में हुआ था। ठीक है, नरदेव सिंह वेदार्थी को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। उनकी डायरी नरदेव शास्त्री देववर्ती की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ हिंदी में डायरी लेखन कला का उदय हुआ। छायावादी युग में धीरेन्द्र वर्मा कृत मेरी कॉलेज डायरी उल्लेखनीय है। छायावादोत्तर युग में इलाचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश आदि की डायरियाँ प्रकाशित हुई हैं। हिंदी में गद्य की इस कलात्मक विधा का अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, लेकिन यह अपने विकास पथ पर अग्रसर है तथा भविष्य में इसके विकसित होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। ठीक है, डायरी का विकास 1930 में हुआ था। पहला व्यक्ति कौन था? तो यह है नरदेव शास्त्री, पहले व्यक्ति माने जाते हैं। इतना याद है। चलिए आगे देखते हैं। रेखांकित, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। ओके, दिखाई दे रहा है? चलिए देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद से सिर्फ 4 और बचे हैं विधा। यह है रेखा चित्र विधा। ठीक है, रेखा चित्र यह क्या है इसे भी देख लेते हैं। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। स्केच आप समझते होंगे, स्केच किसे कहते हैं? जो कला में बनाया जाता है स्केच, कोई चित्र, इसी को स्केच कहते हैं। ठीक है, तथा 2 शब्दों रेखा और चित्र के युग से बना है। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द
चित्र इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है। ठीक है। रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य की सुंदर सामंजस्य दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार चित्रकार तुलिका तथा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्र शब्दों के द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदन को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। जैसे मूर्ति के समान बना देता है रेखा चित्र। ठीक है, आगे देखते हैं। रेखा चित्र कहानी तथा निबंध के बीच की विधा है, किंतु तात्विक रूप से यह दोनों से भिन्न है और इसकी अपनी ही एक विशिष्ट कला है। निबंध तथा रेखाचित्र दोनों में कल्पना, अनुभूति, शब्द व्यंजकता, प्रतीक आदि का समावेश होता है, किंतु इनका प्रयोग रेखाचित्रों में अधिक होता है। रेखाचित्र का आकार भी निबंध से प्राय छोटा होता है। महादेवी वर्मा, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि ने अच्छे रेखाचित्रों का सृजन किया है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अगला आपका विधा है संस्मरण। ठीक है, वो अभी देख लेते हैं। दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। संस्मरण क्या है और यात्रा, साहित्य, रिपोर्टाज और गद्य काव्य सभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एक करके जल्दी बता दे रहा हूँ। 10 मिनट में यह भी ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम प्रश्न आंसर करेंगे। ठीक है। संस्मरण का अर्थ है संप्रेरक स्मरण। ठीक है, संप्रेरक स्मरण। संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्राय महापुरुषों से होता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओके। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, भाव भंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों का साथ संबंध, बातचीत आदि सभी बातों का अविश्वसनीय रूप से आत्मीयता के साथ वर्णन होता है। रेखा चित्र में किसी के चरित्र का कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, किंतु संस्मरण में किसी के चरित्र का यथातथ्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी चतुर्वेदी, पद्मश्री शर्मा आदि हैं। श्री हरिभाऊ उपाध्याय के आचार्य द्विवेदी जी के नामक संस्मरणात्मक निबंध को इस विधा के प्रतिनिधि निबंध के रूप में रखा गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। दोस्तों, कोई परेशानी हुई है, थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी तो आप फिर से देख लीजिएगा एक बार, या फिर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। चाहे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण होता तो मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यात्रा साहित्य। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। यात्रा साहित्य। यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरल तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो, वे उनका मानसिक आनंद उठा सकें और घर बैठे ही उन स्थलों की प्राकृतिक दृश्यों, वहाँ के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त हुए आनंद और तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सकें। ठीक है, यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप, निरक्षर तथा उसकी वर्णन शैली के सन्दर्भ एवं संदर्भ पर आधारित निम्नलिखित यानी निर्भर करती है। ठीक है, इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाइयाँ, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की
साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सत्यायन, अज्ञे, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नागेंद्र यशपाल और विनय मोहन शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय है। यह तो बहुत अधिक, इन्होंने तो और अधिक देशों की यात्राएं की है, राहुल सत्यायन, ठीक है। यह 100 से ज़्यादा देशों की यात्राएं की है और बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जो है रिपोर्टर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स, ठीक है दोस्तों, रिपोर्टाज भी देख लेते हैं। इसके बाद से लॉस्ट टॉपिक बचेगा गद्य काव्य। तो रिपोर्टाज क्या है इसे भी देख लेते हैं। रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्टाज के लेखक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो आंखों देखा ही हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तथा पाठकों की विशेषताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन तथा विश्लेषण होता है। यह बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, इसकी शैली व्यूहात्मक तथा वीर वर्णनात्मक होती है, जिसमें सरलता, रोचकता, आत्मीयता तथा प्रभावपूर्णता का विशेष महत्व होता है। इसमें लेखक प्रतिपाग विषय को सरसता तथा सरलता से पाठक को हृदयंगम कराने में सफल होता है। पत्रकारिता के गुणों से संपन्न रिपोर्टाज का लेखक इसमें अधिक सफल होता है। विष्णु प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर मचवे आदि ने कुछ अच्छी रिपोर्टाज लिखे, बहुत अच्छे लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे है दोस्तों गद्य काव्य। इसके बाद से आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा यार, ठीक है। यही है, बेसिक समझना है, ठीक है। इतना और बचा है, इसे भी देख लेते हैं जल्दी, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। छंद मुक्त एवं कविता के गुणों से युक्त रचना को गद्य गीत कहते हैं। यह गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। गद्य काव्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। गद्य काव्य सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदनात्मक तथा संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाता है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक ध्यान रहता है। यह निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त, वाक्यित तथा एकतयता लिए होता है। इसका ध्येय प्राय निश्चित होता है तथा इसमें केवल एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। गद्य काव्य की शैली प्राय चमत्कारपूर्ण एवं कवित्वपूर्ण होती है। इसमें विचारों का समावेश भी प्राय भावों से ही रूप में होता है। गद्य काव्य के लेखकों में यशपाल, राहुल सत्यायन, वियोगी हरि, राय कृष्णदास तथा रामवृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, रघुवीर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी ने सशक्त गद्य काव्य प्रदान किए हैं, ठीक है। यह आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। यह आपका पूरी तरह से जितनी भी विधाएं थी सभी विधाओं को मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। हिंदी गद्य की विधाएं, निबंध था पहले, फिर निबंध के 4 प्रकार, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध, फिर कहानी थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद लघु कथा थी, भेंट वार्ता थी, ठीक है। इसके बाद उपन्यास, फिर आलोचना, ठीक है, आप देख सकते हैं आलोचना, ठीक है। इसके बाद ठीक है नाटक थी, ठीक है। इसके बाद एकांकी जीवनी, ओके, फिर आत्मकथा, ठीक है। इसके बाद पत्र साहित्य, फिर डायरी, फिर रेखाचित्र थी, ठीक है। इसके बाद संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, ठीक है, और गद्य काव्य। टोटल इतना हुआ, ठीक है दोस्तों। तो जितनी भी 17 विधाएँ थी, 17 विधाओं को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगली क्लास में जो पढ़ेंगे उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगली क्लास में हम हिंदी गद्य के विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हल भी कराऊंगा, ठीक है।
इधर आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का हल होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक है टोटल 134। फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 176 प्रश्न हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्नों का हल भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपकी विषय सूची का इतना तक आपका ख़त्म हो चुका है। हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न तक आपको करा देंगे। आज थी हिंदी गद्य की विधाएं तक, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी गद्य का विकास, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न। फिर हम इसके बाद से जो पढ़ेंगे वो अगली